नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा रूट पर मुसलमानों को उनकी दुकानों के सामने नाम लिखने के अलावा अब वहां पर ढाबों से मुस्लिम कारीगरों को भी हटाया जा रहा है। कई ढाबा मालिकों ने बताया है कि प्रशासन उनके ऊपर आकर दबाव बना रहा है कि जो भी मुसलमान कारीगर उनके ढाबों में काम कर रहे हैं उनको उनकी नौकरी से छुट्टी कर दी जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार के बाद अब उत्तराखंड की सरकार ने भी ऐसा ही एक फरमान सुनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फल सब्जी खाने पीने की रेहड़ी लगाने वाले लोगों को अपने नाम लिखने पड़ेंगे ताकि कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी किस्म की दिक्कत ना आए। ये फरमान कहीं ना कहीं मुसलमानों को चिन्हित करने के लिए जारी किए गए हैं। कावड़ यात्रा रूट पर मुसलमानों को ऐसे चिन्हित करने वाले इस फैसले पर बीजेपी के घटक दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, इन दोनों ने आपत्ति जताई है। नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता केसी त्यागी ने कहा है कि ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग पासवान ने कहा है कि जाति और मजहब के नाम पर भेदभाव गलत है। असम की भाजपा सरकार ने साल 1935 में बने मुसलमानों के विवाह और तलाक के कानून को खत्म कर दिया है। असम में भाजपा के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को मुस्लिम विरोधी माना जाता है। पिछले दिनों उनका एक बयान भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने सूबे में बढ़ रही मुसलमानों की संख्या को लेकर चिंता जाहिर की थी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत होने के कारण दुनिया भर में बैंक, मीडिया हाउस और कई तकनीकी संस्थान सख्ते में आ गए हैं। कई एयरपोर्टों पर भी परेशानी देखने को मिली है। इसका असर पंजाब में भी दिखाई दिया। अमृतसर और चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे कई फ्लाइटें लेट हो गई हैं और जो बोर्डिंग पास हैं वो मैनुअल दिए जा रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस रेल के कुछ डब्बे पटरी से उतर गए जिसमें 2 लोगों की मौत होने की खबर है और 26 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि पिछले महीने भी कई रेल हादसे देखने को मिले थे। भारत में रेल हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। हरियाणा सरकार ने उन पुलिस अफसरों को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भेजा है जिन्होंने किसानों को दिल्ली जाने से रोका। इस पर सिरसा में किसान भड़क गए हैं और किसानों ने एक छोटा सा प्रदर्शन भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो हमारे सर फोड़ रहे हैं, जो हमें रोक रहे हैं, उनको ये लोग राष्ट्रपति का अवार्ड दे रहे हैं। पंजाब के मलेरकोटला में मॉडल और एक्टर अदनान अली खान पर जानलेवा हमला किया गया। उनकी मूछें और कान काट दिए गए। उन्होंने कहा कि उनका करियर खत्म करने और मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जमीनों पर कब्जे को लेकर उनके ऊपर हमला किया गया है। पंजाब में अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह हैप्पी को 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। पुलिस ने उनको कथित तौर पर 4 ग्राम आइस ड्रग के साथ गिरफ्तार किया था। कई लोग इसको पंजाब पुलिस की साजिश भी बता रहे हैं। पंजाब पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा था लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन का रिमांड दिया है। आज पंजाब के मशहूर गायक करण औजला का उनके स्कूटर से गिरने के कारण एक्सीडेंट हो गया है। करण सिंह औजला जालंधर के पास अपने नए गाने की शूटिंग कर रहे थे और इसी शूटिंग के दौरान ये एक्सीडेंट हुआ है। आज पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग गोरा थापर के घर पे लुधियाना पहुंचे। हिंदू नेता गोरा थापर को कुछ निहंगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। गोरा थापर लगातार सिख धर्म के खिलाफ बयान देते रहे हैं। ऐसे में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का जाना कहीं ना कहीं पंजाब की पॉलिटिक्स में बड़े विवाद खड़े कर रहा है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर वही कावड़ यात्रा विवाद। आप सबको पता है कि कल भी मैंने अपने बुलेटिन में जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। उस फरमान में क्या है? उस फरमान में ये है कि कावड़ यात्रा रूट पर जितने भी फल सब्जी बेचने वाले हैं, ढाबे चलाने वाले हैं या खाने की कोई भी रेहड़ी लगाने वाले हैं, उनको अपने नाम लिखने होंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आसानी से हिंदुओं को मुसलमानों की पहचान हो सके और हिंदू मुसलमानों की रेडियो से कुछ लेकर ना खाएं। ऐसा पुलिस की दलील है। पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर मीडिया बाइट भी दिया है। एक हिंदू संगठन ने इसकी मांग की थी। टूटा सा हिंदू संगठन है लेकिन जब वो गया तो उसकी तुरंत प्रशासन ने मांग मान ली। और जो एक कट्टर हिंदू जो कि अल्पसंख्यक कम गिनती के लोगों से घृणा करता है, मुसलमानों से सिखों से घृणा करता है, उसकी पॉलिटिकल पोजीशन को अब उत्तर प्रदेश की सरकार पुश कर रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की भी वही पॉलिटिकल पोजीशन है और वही मुस्लिम घृणा हमें इस एक हिसाब से उनके इस आदेश में दिख रही है। और
बता दें कि ये मामला सिर्फ यहीं पर नहीं ख़त्म हुआ, ये आगे बढ़ा। आज बहुत सारे ढाबा संचालकों से प्रशासन ने कहा कि आपके यहाँ पर जो भी मुसलमान लड़के काम करते हैं, वेटरी का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, बर्तन धोने का काम करते हैं, उन सबको नौकरियों से निकालिए। कई ढाबा संचालकों ने अपने मुसलमान नौकरों को अपने जो ढाबा थे जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ से निकाल दिया है। तो एक हिसाब से कोई गरीब बेचारा दिहाड़ी करके खाना चाहे उसको भी ये दिहाड़ी करके नहीं खाने दे रहे। ये भारत में मैं तो ये मानता हूँ कि ये दुर्भाग्य है। ये क्या हो रहा है कि जिसको ये क्लेम किया जाता है कि सेकुलर मुल्क है, ये तो इसमें तो सभी धर्मों के जो लोग हैं वो बड़े आराम से रह सकते हैं, वहाँ पर एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों को इस किस्म से नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनके साथ इस किस्म का भेदभाव किया जा रहा है। तो इसके ऊपर मेरे को लगता है कि जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो भी सभी धर्मों के अस्तित्व को मानते हैं, जो भी ये मानते हैं कि सभी धर्म शांति से इस धरती पर रह सकते हैं, उनको इसका विरोध करना चाहिए और धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि ये सिर्फ धार्मिक आधार पर ये भेदभाव नहीं है, ये आगे भी जाएगा। अब मेरे को तो लगता है कि जब नाम आप लिखने को कहते हो और जब आप ये तक भी बोल देते हो कि आप नाम लिखिए, पूरा नाम लिखिए, पूरे नाम का मतलब यही होता है कि आप अपना गोत्र भी लिखिए। तो जो दलित जातियां हैं उनकी भी कहीं ना कहीं ये पहचान करना चाहते हैं दलित, तो ये भेदभाव आगे जातीय भी बनेगा। और इसका आभास जो एनडीए के घटक दल हैं उनको हो गया है। जो मतलब बीजेपी की केंद्र में इस समय अकेले की सरकार नहीं है, उनके साथ नीतीश कुमार हैं, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हैं, चिराग पासवान हैं। इसीलिए चिराग पासवान ने आज एक स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी जातीय और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ हूं। उनको पता है क्योंकि वो दलित नेता हैं, चिराग पासवान है, पासवान समुदाय से आते हैं, बिहार में 5 सीटें जीत कर आए हैं, उनको मुसलमानों और दलितों के वोट मिलते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ अब वो अलायंस में है। तो उन्होंने स्टेटमेंट देके कहा कि ये गलत है, मैं किसी भी जाति और धार्मिक आधार पर भेदभाव के खिलाफ हूँ। तो उनको पता है कि ये जो सिर्फ धार्मिक भेदभाव नहीं है, ये कल को ये दलितों के साथ भी होगा और दलितों की दुकानों से भी ये लोग जो अपने आप को धार्मिक क्लेम करते हैं कि हम तो हिंदू धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, ये कोई भी फल फ्रूट नहीं खाएंगे। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, जो मैं ये तथाकथित तौर पर ये कट्टर हिंदू संगठन है, इनके इतिहास पर भी मैं एक थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये सिर्फ धार्मिक आधार पर भेदभाव के खिलाफ नहीं है, ये धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, ये जातीय आधार पर भी भेदभाव करते हैं। बेसिकली जब सारा संविधान लिखा जा रहा था तो इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अपनी मैगजीन ऑर्गेनाइजर, जो आरएसएस की मेन मैगजीन है, मुखपत्र जिसको बोलते हैं, माउथ पीस, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया था। इन्होंने जो संविधान का भी विरोध किया था, इन्होंने ये कहा था कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ऐसे तो इन्होंने ये भी कहा था कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग संविधान लिखा जाना चाहिए। तो इनकी सोच आप सबको पहले ही पता है कि ये जाति के आधार पर भी भेदभाव करते हैं लोगों के साथ और धर्म के आधार पर भी भेदभाव करते हैं। तो ये ऐसे हिंदू कट्टर संगठनों के एक हिसाब से पॉलिटिकल पोजीशंस पर ये सरकार चल रही हैं। और मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और साथ लगते सूबे उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। और अब उत्तराखंड ने भी कह दिया है कि कावड़ रूट पे जो भी रेडी लगाएगा उसको अपना नाम लिखना पड़ेगा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। और प्रशासन दबाव बना रहा है ढाबा मालिकों पर, रेडी वालों पर कि वो अपने नाम लिखें। तो आप सोचिए कि जो ये पूरी लड़ी है कितनी दूर जाएगी। मैं तो ये मान रहा हूँ कि ये सब ये हरियाणा में भी करेंगे, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार है। तो ये लगातार कावड़ रूट पे इस किस्म के मामले बढ़ा रहे हैं। और इसके खिलाफ जेडीयू के जो केसी त्यागी हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। जेडीयू भी नीतीश कुमार की पार्टी, हम सबको पता है कि वो भी नरेंद्र मोदी के साथ सत्ता में साझेदार है, एनडीए यानी कि बीजेपी की भागीदार है। तो केसी त्यागी ने कहा है, वेस्ट उत्तर प्रदेश के नेता हैं जहाँ पर ये सब किया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि ये गलत है। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, फिर ये मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तो मुसलमानों के साथ अब इस देश में ये हो गया कि उनको जब ये इनके हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार या धार्मिक चीज़ें होंगी तब उनको काम करने नहीं दिया जाएगा, उनको नौकरियों से निकाला जाएगा, उनके दुकानों पे उनके नाम लिख दिए जाएंगे ताकि कोई भी हिंदू उनसे कुछ खाने पीने की चीज़ ना खरीदे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मान लो कि मैं किसी धर्म के प्रति सच्चा हूँ और अगर मैं उस धर्म के प्रति सच्चा हूँ तो क्या मैं किसी दूसरे धर्म वाले से कुछ लेके खा लूँगा तो क्या मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि बाबा नानक ने जो रास्ता दिखाया था उसके ऊपर सबको चलना चाहिए। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि जो सिख धर्म में जो लंगर प्रथा है उसमें तो सभी धर्म के लोग एक साथ बैठ के खाते हैं।
आप अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाइए, वहाँ पर आप हरमंदिर साहब में देखेंगे तो हरमंदिर साहब में गोल्डन टेम्पल में जब आप जाएंगे तो हरमंदिर साहब में सभी जितने भी धर्मों के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या जाति के भी कोई भी हो, कोई दलित हो, कोई ऊंची जाति के लोग हों, सब एक ही साथ बैठकर पंगत में लंगर खा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रास्ता है कि आप बिना किसी धार्मिक भेदभाव के एक दूसरे से एक हिसाब से उनसे कुछ लेके खाइए। और जब हम प्रसाद भी बांटते हैं तो मान लो कि हम कोई भी धार्मिक आयोजन करते हैं तो प्रसाद बांट रहे होते हैं, क्या हम ये देखते हैं कि अगले वाले को हम प्रसाद दे रहे हैं ये हिंदू धर्म का है या फिर मुसलमान धर्म का है या छोटी जाति का है, ऊंची जाति का? हम तो सबको प्रसाद बांटते हैं, तो सभी खाते हैं उसको, छबील लगाते हैं। तब हम ये थोड़ी छबील में पानी ऐसे थोड़ी ना पिलाते हैं कि भाई जो मेरे धर्म का है वो छबील में पानी पी के जाओ, मीठा पानी जो गर्मियों में हम अक्सर हरियाणा पंजाब में छबील लगाते हैं, सभी को पिलाते हैं छबील का पानी। तो सभी को भंडारे खिलाते हैं, सभी को लंगर खिलाते हैं, सभी एक दूसरे से चीज़ें लेके खाते हैं। कभी किसी से खाने पीने वाले से कोई ऐसी जात पात नहीं पूछी जाती, ना धर्म पूछा जाता है। पर ये जो खुद सरकार अभी ये कर रही है, नागरिक तो ये सब चीज़ भूल गए हैं, जो इस देश के लोग हैं, रहने वाले लोग हैं। और ऐसे महान, मैं तो ये मानूंगा कि महान लोग भी हुए, महान भगवान भी हुए हमारे, जिन्होंने ये, या फिर हमारे महान गुरु हुए जिन्होंने ये सब रास्ते हमें दिखाए। लेकिन अब उन रास्तों से हटाने के लिए शासन प्रशासन पूरा जोर लगा रहा है कि कोई भी गुरुओं पीरों के रास्ते पे ना चले। बाबा कबीर से लेकर बाबा रविदास से लेकर बाबा गुरु नानक से लेकर बाबा फरीद से लेकर बाबा बुल्ले शाह से लेकर एक पूरी लंबी फेहरिस्त मैं अगर आपको भक्ति आंदोलन के संत और सूफी आंदोलन के संतों के बारे में बताने लग जाऊंगा तो एक लंबी फेहरिस्त तैयार हो जाएगी जिन्होंने इस किस्म के भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। लेकिन आज उन्हीं संतों की वाणी को ये लोग झुठला रहे हैं और सरकार उनकी वाणी के खिलाफ काम कर रही है। तो इस सरकार का भी मेरे हिसाब से इसका बुरा असर जरूर होगा एक न दिन। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर असम से आई। असम में भी हम सबको पता है बीजेपी की सरकार है, हेमंत विश्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी कुख्यात हैं मुसलमानों के खिलाफ घृणा के लिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1935 का एक कानून था जिसके अकॉर्डिंग मुसलमान अपनी शादी और अपना तलाक करते थे, उसको बदल दिया है और कहा है कि ये सभी के लिए तो एक जैसा ही जो कानून होगा वो वैसा लागू होगा। तो एक हिसाब से जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको अपने धर्म के अकॉर्डिंग चीज़ें करने, रीति रिवाज करने की आज़ादी भी कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन छीनना चाह रहा है। ये इसका एग्जाम्पल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने आपको जो मार्च और अप्रैल में जो मैं बुलेटिन करता था तब मैंने आपको बताया था कि कैसे उत्तराखंड की सरकार समान नागरिक संहिता लेके आई, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें उन्होंने जितने भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के पर्सनल मैरिज लॉज थे उन सबको बर्खास्त कर दिया और बिल्कुल एक हिसाब से जो धार्मिक अल्पसंख्यक अपने धर्म के अकॉर्डिंग कुछ करना चाहते थे उन सबको उन्होंने हटा दिया। तो ये सरकार बीजेपी कर रही है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की एक हिसाब से धार्मिक आज़ादी को छीनने का काम भी कर रही है और उनको अपने प्रशासनिक अमले से दबाने का काम भी कर रही है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर जो माइक्रोसॉफ्ट का जो क्राइसिस आया है उसको लेकर ही है। हम सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर आज डाउन चल रहे हैं और उसके कारण हुआ क्या है दुनिया भर में हम सबको पता है कि बहुत सारे टीवी न्यूज़ चैनल भी प्रभावित हुए हैं, बहुत एंटरटेनमेंट के चैनल प्रभावित हुए, बैंक प्रभावित हुए हैं, एयरपोर्ट्स पे दिक्कतें आई हैं, टेक्नोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं और इसका असर पंजाब में भी देखने को मिला है। अमृतसर और जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है वहाँ पर बहुत सारी फ़्लाइट्स लेट हो गई हैं। इवन जो बोर्डिंग पास हैं वो भी लोग वहाँ के जो स्टाफ है वो मैनुअली बना के दे रहा है, कंप्यूटर ही काम नहीं कर रहे। और ऐसे ही जो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर भी यही सब हो रहा है। वहाँ पर भी फ़्लाइटें लेट हैं, वहाँ पर भी बोर्डिंग पास मैनुअली बनाकर दिए जा रहे हैं। अब अगली खबर की बात करते हैं और अगली खबर हरियाणा से आई। हरियाणा में हम सबको पता है कि कुछ दिन पहले इस सरकार ने कुछ ऐसे अफसरों के नाम राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भेजे थे जिन्होंने किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर अत्याचार किए, किसानों को रोकने का काम किया। इसको लेकर आज किसानों ने इस सिरसा में एक छोटा सा धरना भी दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है जो अफसर, पुलिस के अफसर हमारे सर फोड़ रहे थे उनको ये राष्ट्रपति का अवार्ड दिलवा रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है। तो इस सरकार के इकबाल के ऊपर भी सवाल है कि सरकार वाकई में लोग, जैसे एक यहाँ पर हरियाणा में एक बड़े नेता हुए थे चौधरी देवीलाल, वो एक बात कहा करते थे,
लोक राज लोक लिहाज से चलता है। लोक राज का मतलब उनका डेमोक्रेसी था, और लोक लिहाज मतलब जो लोगों की लिहाज होती है, यानी कि लोगों की शर्म से चलता है। यानी कि जो लोकतंत्र है वो लोगों की शर्म से जीवित रहती है। अब ये लोगों की शर्म ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे पुलिस अफसरों को अवार्ड दे रहे हैं जिन्होंने उन्हीं किसान मजदूरों के सर फोड़े हों और उनको दिल्ली जाने से रोका हो। तो कहीं ना कहीं इनको लोगों की आंखों की शर्म भी नहीं बची है। तो ये हरियाणा में हाल इस सरकार का है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर पंजाब से है। पंजाब में मॉडल और एक्टर अदनान अली खान मलेरकोटला से हैं और समाज सेवी भी हैं। पंजाब में वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लेकर भी काम करते हैं। उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उनकी मूछें, बाल, कान काट लिए गए हैं और बड़े तेज़धार हथियारों से उनके ऊपर हमला किया गया है। और उसको लेकर उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट भी दी है कि वो जो एक हिसाब से काम करते हैं, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे जो कब्जे हो रखे हैं उसके खिलाफ, और जो सामाजिक और भी कई काम करते हैं उसकी वजह से उनको निशाना बनाया गया है। करीब 15-20 लोगों ने उनके ऊपर हमले किए थे, लेकिन वो अभी सुरक्षित हैं, बच गए हैं, मेडिकल में अपना इलाज करवा रहे हैं। उनके कान और सर में 15 टाँके आए हैं, तो उनके सर को बुरी तरीके से फाड़ा गया। उनकी मूछें और उनके बाल भी काट के लेके गए हैं। तो उनको एक हिसाब से अपमानित करने का काम भी जो हमलावर थे उन्होंने किया है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर भी पंजाब से ही है। पंजाब में जो खडूर साहब के सांसद हैं भाई अमृतपाल सिंह, उनके जो भाई हैं हरप्रीत सिंह हैप्पी, उनको पिछले कुछ दिनों पहले हमें सबको पता है कि पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार 4 ग्राम आइस की बरामदगी को लेकर किया था। हम सबको पता है कि जाहिर सी बात है कि उस परिवार के ऊपर ये ठप्पा लगाना चाहते थे, देखो ये तो नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले थे, इनका तो खुद भाई नशे करता है। तो कहीं ना कहीं उस परिवार को बदनाम करने की साजिश से ये किया गया था, और पंजाब सरकार की कहीं ना कहीं एक मिली भुगत लगा लो या फिर एक सोची समझी साजिश लगा लो, ताकि एक परिवार जो नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रहा है उसी के बच्चे को ऐसे दिखा दो कि ये नशा करता है और उसको बदनाम कर दो। तो ये एक मामला बनाने की कोशिश की थी पंजाब पुलिस ने, और उसमें आज कोर्ट में आज पेश किया गया हरप्रीत सिंह हैप्पी को। तो पुलिस 10 दिन का रिमांड मांग रही थी पंजाब पुलिस। तो 10 दिन रिमांड भी इसीलिए मांगने का नाटक कर रही थी ताकि ये दिखा सके कि देखो कितना बड़ा खूंखार नशे का तस्कर हमने पकड़ लिया है। तो ये सब दिखाने की एक हिसाब से नैरेटिव का खेल भी है। मीडिया क्या दिखाएगा? मीडिया तो यही बता रहा है, गोदी मीडिया और नेशनल मीडिया, कि देखो अमृतपाल सिंह का भाई था नशे का सप्लायर, नशे का व्यापारी, नशे का तस्कर, ये सब लिखा जा रहा है। तो इसका पूरा खेल है ताकि मीडिया में इस्टेब्लिश किया जा सके, नैरेटिव में लोगों को ये बताया जा सके कि अमृतपाल सिंह का परिवार नशा तस्करी करता है। जबकि हम सबको पता है कि उनके जो चुनाव का मुख्य एजेंडा था वो भी नशे के खिलाफ था, और खुद अमृतपाल सिंह ने जो पॉलिटिकल कैंपेन लिए उनमें एक बड़ा एजेंडा नशे के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि पंजाब के जो नौजवान नशे की ओर जा रहे हैं वो नशा छोड़कर सिक्खी की तरफ आएँ और जो कौम के जो पॉलिटिकल सवाल हैं उनके लिए लड़ें। तो उस परिवार को भगवंत मान सरकार ने इस किस्म से बदनाम करने की साजिश रची है। हालांकि कोर्ट ने 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया है, तो देखना होगा 2 दिन बाद पुलिस और क्या सीख करती है और पुलिस इस पूरे मामले में दिखाना क्या चाहती है। तो सबका एक हिसाब से जितने भी पंजाबी हैं उनको इस केस के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि पुलिस किस हिसाब से स्टेट के इशारे पर कितने तरीके से जो लोग पंजाब के पॉलिटिकल सवालों पर काम करना चाहते हैं उनको बदनाम करने की साजिशें घड़ती है। तो इस वजह से सभी पंजाब प्रस्त लोगों को इस केस के ऊपर सभी लोगों की निगाह होनी चाहिए। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर पंजाब के जो कांग्रेस के प्रधान हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनके बारे में है। हालांकि उनका ना जिक्र किया जाए तो बेहतर है, पर आज उन्होंने ऐसा काम किया कि उनका जिक्र करना बनता है। वो जो एक हिंदू नेता हैं गोरा थापर, उनके घर पे आज पहुँचे और वहाँ पर जाके उन्होंने 5 मिनट ड्रामा वगैरह किया है। हम सबको पता है कि कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के नेता कमलनाथ, जिनका नाम दिल्ली दंगों में भी था, पीयूसीएल की रिपोर्ट में भी उस आदमी का नाम था, उसकी स्टेज पे जाके भी उसने ड्रामे करके कहा था कि कमलनाथ कोई सिख दंगों का कातिल नहीं है। ये सब उसने ड्रामे पे, और उसने एक बार इंदिरा मेरी मम्मी है, ये सब भी वो चीज़ें कर चुका है। तो वो एक हिसाब से पंजाब कांग्रेस ने ऐसे आदमी को अपना पंजाब का प्रधान बना रखा जो मतलब बहुत ज़्यादा एंटी सिख है। उसके दिमाग में इतना एंटी सिख कचरा भरा हुआ है, और उसी की रिफ्लेक्शन है कि ये जो हिंदू नेता है जो गाली गलौज करता था सिख धर्म को, उसके घर पे पहुंचा हुआ था। तो ये सब
इनके खेल हैं। हालांकि जो अपने इंदिरा को अपनी माता मानता हो तो उसके दिल में किस किस्म की नफरत पलती होगी तो हम सबको पता ही है। कमलनाथ को क्लीन चिट देता है जाके, तो ऐसे ऐसे लोग कई बार जिता भी देते हैं। तो लुधियाना से वो सांसद भी है अब खैर, और पंजाब का कांग्रेस का प्रधान भी है। तो ये एक खासी बड़ी पंजाब के साथ ट्रेजेडी मैं कह सकता हूँ, और ख़ासकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए तो ज़रूर। तो ये आज की मुख्य खबरें थी और उनका विश्लेषण मैंने पेश किया। कल दोबारा इसी समय मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और